सियासत पर आज हमारा विशेष रहेगा। दिल्ली पीएम मोदी की आपको खरी खरी, ये हमारा विशेष का विषय है और यही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। आज हमारा विशेष है दिल्ली पीएम मोदी की आपको खरी खरी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है, आम आदमी पार्टी को आपदा बताया है, तो उसी पर आज हमारी चर्चा होगी। कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया है पीएम मोदी की आपको खरी खरी। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे विशेष का विषय है दिल्ली पीएम मोदी की आपको खरी खरी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय गिरी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, धनंजय जी स्वागत है आपका। अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार विजय जी, अनंत विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं सबसे पहले धनंजय जी आपके साथ शुरू करना चाहूं, आप बार बार इनको आपदा की सरकार, अब प्रधानमंत्री इनको कहते हैं कि आपदा की सरकार है, इस आपदा को हटाना है। क्यों आपदा कह रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से जब रिवर्ट बैक करती है आम आदमी पार्टी, तो कह रहे हैं कि नहीं जी, जो आप लोग कह रहे हैं वही गलत है, जो वो कहते रहे वो सही है। देखिए निखिल जी, ऐसा है कि केजरीवाल के करप्शन की कहानी का कोई और छोर मिलना मुश्किल है। जो लोग राजनीति में सुचिता की बात करने आए थे, उन लोगों ने राजनीति को भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा बनाया कि कोर्ट को कहना पड़ा कि कोई इतना करप्ट कैसे हो सकता है। स्वराज की बात करते थे, शराब के केस में सारे के सारे जेल गए। आप इनके भ्रष्टाचार की अगर श्रृंखला उठा करके देखिए तो बोतल और बूटी के चक्कर में क्या नहीं किया। और जो आपदा अगर कहें तो जब दिल्ली में आपदा थी, चारों तरफ त्राहिमाम था, उस समय अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को बनाने में लगे हुए थे। कितने कई लाख के पर्दे, कई करोड़ के मार्बल और मिनी बार भी बना रहे थे। दिल्ली के लिए भी, दिल्ली की जवानी को भी नहीं छोड़ा, एक के साथ एक फ्री दिल्ली को भी दे रहे थे। और यह जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की झूठी कसमें खाई हो, वो दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के किसी आम इंसान के बच्चे की कैसे भला उसकी तरक्की को सोच सकता है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच सकता है। आप दिल्ली में अगर देख ली तो केजरीवाल सिर्फ कोरे वादे करते हैं और सिर्फ कोरे वादे। आप बताइए, आप 76,000 करोड़ के बजट में 14,400 करोड़ का नुकसान है। आप इसमें 24,441 करोड़ की सब्सिडी है। 134% का सब्सिडी पर उनका अवलंबन पड़ गया है प्रदेश का। आप लगातार अगर उठाकर देखिए, अगर आप आईआरएस थे, आप राजनीति में सुचिता की बात करने आए थे, कोई रेवेन्यू मॉडल देते, लेकिन आपने रेवड़ी मॉडल दिए। आपको पता था कि ठगना है और आपने दिल्ली का दिल जो है वो दहला दिया, पंजाब को पंचर करके परेशान कर दिया। और आप दिल्ली के लिए वो आपदा है कि दिल्ली के लोग कहते हैं कि आपके पाप, बाप रे बाप, आपके पाप से तबाही त्राहिमाम कर रही है दिल्ली। दिल्ली की आम आवाम कह रही है कि बकस तो केजरीवाल, बहुत हो गया। अपने बच्चों की झूठी कसमें खाई, न अन्ना को छोड़ा, न नन्ना को छोड़ा, न दिल्ली की जवानी को छोड़ा, न जमुना के पानी को छोड़ा। जिस आदमी ने कोई एक बात बताई गई केजरीवाल ने कही और सच निकली हो। 15 में कहा जमुना साफ करेंगे, 20 में कहा कि 25 में करेंगे, 25 में कह रहे कि जमुना साफ करने से कहीं वोट मिलता है क्या। अब ऐसे मुनाफिक और मक्कार भारतीय राजनीति के कलंक है अरविंद केजरीवाल, और इस कलंक का मिट जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। परविंदर सिंह सेठी जी, एक बात बार बार सामने आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, लेकिन शीश महल पर कुछ नहीं बोलते। आज ही सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक अखबार में रिपोर्ट छपी है, जिस पर लेकर के कांग्रेस से लेकर बहुत सारे लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आरोप लगाते रहे दूसरों पर, खुद इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। कब बोलेंगे आप लोग शीश महल पर? क्या जवाब है इस पर? नहीं, देखिए, राजनीति के अंदर मुद्दों को उठाना और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अगर राजनीति करनी है तो उस पूरे संसार के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो मैनिफेस्टो में किए गए वादों के ऊपर होती है कि हम गरीब आदमी को रोजगार क्या देंगे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, ये और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आप कह रहे हैं जी, एक सीएम का आवास बनता है। क्या अरविंद केजरीवाल अपने साथ ले गए वो आवास? अभी आतिश जी रह रही हैं, कल को, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी बीजेपी की सरकार आएगी तो इनके सीएम भी उस आवास में रहेंगे।
अरे आप बताइए ना, जो आप अगर कंपैरिजन करेंगे कि अगर एक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, एक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, वो असल में क्या सवाल क्या इसलिए खर्चे पूछे करते जा हैं। रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप तो आवास भी नहीं लेंगे, गाड़ी घोड़ा भी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और उसके बाद आपने जो आवास बनवाया वो अवैध है। इस लिहाज से अवैध है कि 3 गुना ज्यादा खर्च है। 7 करोड़ की उस पर लागत बताई गई, और शुरुआती जो था, और बाद में वो थोड़ा बढ़ाया, बाद में 33 करोड़ रुपए सीएजी बता रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ये सरकारी खर्चा है और ये वाइट का खर्चा है, इसको कोई हाइड नहीं कर सकता। पीएम का आवास 500 करोड़ में बनना था, वो 2300 वो करोड़ 10,000 में करोड़ में बना हो, वो तो सिक्योरिटी लिहाज से कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है उन्होंने तो कभी कहा नहीं था। नहीं, ये है तो देखिए, ये तो जनता के भाई टैक्स का पैसा है। ये वादा किसने किया था दिल्ली की नहीं, जनता मैं से तो कि हमको बंगला नहीं चाहिए? नहीं, मैं उस बात को मानता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। जब एक चुने सीएम के ऊपर अटैक होता है, उसके ऊपर बार बार अटैक होते हैं, तो उसको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। ठीक है। एक जब सीएम बनता है तो उसको एक सीएम आवास में रहना पड़ेगा, एक तरह से सिक्योरिटी के हिसाब से। और कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं पहले में और बाद में, थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि सीएम के 2014 से 2019 तक तो भी वो सीएम थे, दूसरे आवास में रहे थे। उनको लगा कि अब शायद हमको कोई हटा नहीं सकता है, तो एक नया आवास बनवा लिया जाए। दिल्ली की जनता इस पर जो मेमोरी है वो थोड़ी छोटी होगी। कितने दिन रहे उस आवास में? अभी देखिए, वो आवास तो उनका निजी घर तो है नहीं, वो तो जो भी दिल्ली का सीएम चुना जाएगा वो रहेगा। तो बनवाया उसके क्यों? ऊपर इतने पैसे खर्च करके बनवाया क्यों? नहीं, मैं भी इस बात के हक में नहीं हूं कि कोई भी किसी भी, लेकिन ये जो बात है हर पूरे स्टेट्स के सीएम के ऊपर लागू होती है, देश के प्रधानमंत्री पर लागू होती है कि सिक्योरिटी पर कितना खर्च किया जाएगा, उनके आवास पर कितना कैसे खर्च किया लागू होती है? जाएगा। दूसरों के ऊपर कैसे लागू होती है? वादा आपने किया था तो वादा लागू भी आप पर होगा। करोड़ का प्लेन, बाकी स्टेट के सीएम जो है 250 करोड़ का प्लेन किसी एक सीएम का बताइए मुझे, मैं 1 to 1 आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन किसी एक सीएम का बताइए जिसने वादा किया हो कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, क्योंकि सबको पता होता है। राजनीति में बहुत से जो और है वो किस तरह के वादे करते हैं, लेकिन एक परिस्थितियों के हिसाब से देखने वाली बात यह कि आप डिलीवर क्या करते हैं। यानी आप मानते हैं कि ये झूठा वादा था? आप ये मानते हैं कि राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से चीजों को बदला गया, ये वादा झूठा था? और उन्होंने अगर सुनिए, अगर एक प्रोटोकॉल होता है सीएम का, अगर वो सिक्योरिटी के बिना चलता है, उसके ऊपर अटैक करा देती है बीजेपी। सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक होता है तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत उनको जो है सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से घर रहने के हिसाब से एक सीएम का प्रोटोकॉल होता है, और जिस प्रकार से उन्हें जो सिक्योरिटी एडवाइजरी तो 1 करोड़ के पर्दे और मिनी बार का कौन सा प्रोटोकॉल है? नहीं, ये तो देखो मनगढ़ंत बातें हैं। इन बातों क्या बात कर रहे हैं? सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, मनगढ़ंत आप उसको बता रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक लिमिट में, अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई कानून है वो सभी स्टेट्स के सीएम के लिए समान। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, अब ये बताइए कि जो आगे के वादे हैं वो कैसे भरोसा करे दिल्ली की जनता, जब एक तमाम वादों पे, चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो, चाहे वो 2100 रुपए देने की बात आप कर रहे हैं। पंजाब में अभी तक 2022 से लेकर 2025 हो गया, 1000 रुपए आप दे नहीं पाए। तो कैसे वादा करें, कैसे जो भरोसा है वो कैसे दोबारा जीतेंगे दिल्ली की जनता का? कुछ प्लान है इसका? दिल्ली की सरकार ने जितने वादे करे, वो सबसे ज्यादा जितने भी देश के अंदर सरकारें हैं, विधानसभा की जितने भी स्टेट्स हैं, उनसे ज्यादा फास्ट काम करने वाली है, और अपने जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे सबको पूरा करने वाली है। जहां पंजाब की बात है, मैं मानता हूं कुछ टेक्निकल रीजन से कुछ वादे डिले हो गए, लेकिन वो पूरे होंगे। इस बात का दिल्ली की जनता को भी पूरा विश्वास है। और जो महिलाएं उनको 2100, अरे मैं अब कहता हूँ ना, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं रेवड़ी है, फिर ये क्यों फॉलो करते हैं? ये दिल्ली की जो आम आदमी की सरकार है, उसके ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी तो महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये? अगर आप तो ये तो दे रहे हैं ना, आप तो कह के दे नहीं पा रहे हैं। डिफरेंस तो यही है।
बिल्कुल सारे वादे पूरे हुए, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से चलिए, डिले हो जाते हैं, लेकिन वो भी पूरे हुए। मैं आनंद विजय जी को जोड़ना चाहूंगा। आनंद विजय जी ये कह रहे हैं टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ वादे रह गए हैं। किस तरह से इन चुनावों में जो ये वादा है और झूठा वादा है, दरअसल ये भी अपने आप में एक मुद्दा बन चुका है। आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार जरा अपना मोबाइल या जो इंटरनेट है वो चेक कर लें। मैं अब आ रही है आपकी जी 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 आपको आ रही है आवाज? जी जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि सेठी साहब, निखिल जी आज आपके प्रश्न का उत्तर देने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं, इसलिए दाएं बाएं कर रहे हैं आज। वैसे तो सेठी साहब बड़े आक्रामक रहते थे, लेकिन जो शीश महल का मसला है वो थोड़ा आम आदमी पार्टी की दुखती रग है जी। और मेरा मानना है कि शीश महल के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वो पुजारियों को पेंशन देने की बात हो, महिलाओं को ये देने की बात हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से दिल्ली में विमर्श के नैरेटिव के केंद्र में शीश महल को लाके खड़ा कर दिया। देखिए, अरविंद जी को मैं बहुत क्लोजली 2010 से फॉलो कर रहा हूं। अरविंद जी और मनीष सिसोदिया ने निरंतर ये वादा किया था कि वो किसी प्रकार के एक्स्ट्रा, और मैंने वो दिन भी देखा है निखिल जी, जब इंडिया हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कार्यक्रमों में मनीष सिसोदिया जी आते थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, मिनिस्टर होने के बावजूद पीछे बैठ जाते थे। हमने वो दिन भी देखा है जब अरविंद केजरीवाल जी हाफ शर्ट में चप्पल पहन के और उसी मुख्यमंत्री होने के बाद भी उसी गाड़ी में घुमा करते थे, एक इनोवा हुआ करती थी, और अब हम चमचमाती हुई को भी देखते हैं। तो हमें ये लगता है कि इनके मंत्रियों को भी हमने देखा है, कपिल मिश्रा से लेकर तमाम मंत्री जो इनके होते थे सब मेट्रो से पहुंचे थे शपथ लेने, तो देश को एक उम्मीद जगी थी कि एक नए किस्म की राजनीति, लेकिन होते 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 ऐसी जगह पे पहुंच गए ये लोग कि मतलब जो आम आदमी जिस प्रकार की अन्य पार्टियां हैं उसी प्रकार से इनकी पार्टी भी वादे कुछ करती है, कहती कुछ है। अभी तो केजरीवाल जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया भाई कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलता। वो सड़क, उन्होंने कहा कि सड़कें मैं ठीक नहीं कर पाया, प्रदूषण पर इनकी हालत वैसी ही रही। तो और सीएजी की रिपोर्ट में जो क्लासरूम की हकीकत है, ऐसा लोग बताते हैं, मैंने अभी चूंकि देखा नहीं है उसको, लेकिन ऐसा अन्य माध्यमों में आया कि क्लासरूम और बाथरूम को जोड़कर क्लासरूम की संख्या बताई जा रही है। तो इन सब चीजों पर मुझे लगता है कि हम लोगों को भी ये अपेक्षा है कि केजरीवाल जी सामने आए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, शीश महल पर भी, क्लासरूम पर भी, और जितनी तरह की बात। और दूसरी एक अंतिम बात मैं निखिल जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी बड़ी बात है महिला सम्मान योजना की हो रही है। मैं निरंतर कह रहा हूं कि अरे महिला सम्मान योजना की एक किस्त 1000 रुपए की अगर आपने कैबिनेट में डिसीजन ले लिया, अगर आपने नोटिफिकेशन कर दिया, तो दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो ना। 1000 की किस्त कर दो, जब जीत के आना तो 2100 दे देना। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो रहा। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, वो लागू नहीं हुआ आचार संहिता, तो एक किस्त तो दी जा सकती थी। और सेठी साहब एक बात कह रहे थे कि बाकी लोग नकल करते, नकल नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना बहुत पहले से चलाई हुई थी। बिल्कुल। और धनंजय गिरी, ये जो कहा जा रहा है कि बार बार आप भी तो उनको फॉलो करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बार बार कह रहे हैं, यानी कि बीजेपी बार बार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। क्या फ़र्क आप लेकर आने वाले हैं और आपको क्यों लग रहा है कि ये जो तमाम ये घोषणाएं लेकर के आ रहे हैं इसको ये पूरी नहीं करेंगे? और आप क्योंकि ये एक बात और सामने आई है कि ये कहा जा रहा है कि जो भी जनहित की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। ये बीजेपी बार बार इस बात को पब्लिक के बीच में लेकर जा रही है, क्योंकि ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो बंद हो जाएंगी। निखिल जी देखिए, शीश महल से शर्मसार सेठी जी भी नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि शीश महल के नाम पर बाएं देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, शीश इनका भी झुका हुआ है जब से आप शीश महल की बात इनसे कर रहे हैं। केजरीवाल जैसा कपूत दिल्ली के मन में आंगन में डेढ़ा डाले तो कोई सच्चा सौदा नहीं हो सकता है, और ये तय बात है। और आप देखिए लगातार जो दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ के घाटा में था, 76 करोड़ के घाटे में। और भाई साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट आई है, बाथरूम को भी क्लासरूम में काउंट किया, उसमें 3300 करोड़ का घोटाला है, उसकी अलग से जांच शुरू हुई है। जो आपने वहां खोला मोहल्ला क्लिनिक, आपकी खुद की रिपोर्ट है कि 40% में परमानेंट डॉक्टर नहीं।
उसके दवा घोटाला की अलग से जांच हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, भारत के जनमन को स्थापित करने का, उसका उत्थान का, भारतीय जनमानस के विकास का, भारत के विकास के लिए कटिबद्ध एक राजनीतिक दल है। नरेंद्र मोदी वो भगीरथ है जिन्होंने विकास की जितनी गंगाएं बहाई हैं वो खुद भी उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे। आप देखें तो उन्होंने बताया आज कि 75,000 करोड़ तो दिल्ली के विकास के लिए हमने दिए, और हमारे 75,000 करोड़ रुपया दिया। बताइए, आप एक आईआरएस थे, आईआरएस से आप यहां पर आए, आपने कोई रेवेन्यू का मॉडल दिया नहीं, आपने दिल्ली को लूट लिया। आपने क्या किया? एक के साथ एक शराबखोरी कर दिया आपने कहा। और दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कि सीएम 2013 में अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास में 10 एसी लगे हैं। मैं सुन के रात भर सो नहीं पाया कि 10 एसी का बिल कौन देता। अरे भाई, तुम्हारे ने 50 एसी लगवा लिया आपने, और 250 टन का अलग से। इन सवालों के जवाब परविंदर सेठी जी, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया, मुझे कहा जा रहा है कि मैं इसको वाइंड अप करूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसके जवाब आप दें। आपको नहीं लगता कि जब तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अरविंद केजरीवाल माफी मांग आए हैं, वादे वो जो आरोप लगाते हैं उसके बाद जब साबित करने की बात कही जाती है तो वो माफी भी मांग लेते हैं, आपको नहीं लगता कि शीश महल जैसे विषयों पर अगर एक बार वो माफी मांग ले दिल्ली की जनता से तो बेहतर होगा? तो उसका दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। मैं तो दरवाजा खोल के बैठा हूँ किस्मत का। हाँ, दरवाजा खोल के बैठी हो। एक तो मुझे बुलाया, ये आप बोलिए, कहीं कोई ऑडियो लीक हो गया था, माफी चाहते हैं परविंदर सेठी जी। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि देखो, राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, और सब बार बार मैं ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, वो ऐसा एक कानून ये लेके आए जिसके अंदर एक तो बेसिक क्वालिफिकेशन तय की जाए, चाहे कोई विधायक हो चाहे कोई सांसद हो, और दूसरा क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई आदमी ना आए, और जो काम करेगा वही सर्वाइव करेगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड का देखिए, यहाँ पर ये चर्चा नहीं हो रही, मैं चर्चा को विराम दूंगा, मैं चर्चा को विराम दूंगा, क्योंकि बात मॉरलिटी की हो रही है, बात नैतिकता की हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या कहा और क्या दिखाया, क्या कहा गया। बार बार आप कह रहे हैं कि जी बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग बंगला ले रहे हैं, किसी ने नहीं कहा था कि हम सिक्योरिटी, सबको पता है कि भाई एक सिस्टम होता है, उसमें एक चीजें होती हैं। आपने तो उसका जो अमाउंट था उससे कई गुना ज्यादा आपने खाली उसके रेनोवेशन पर खर्च कर दिया। बात नैतिकता की है, बात झूठ बोलने की है। और जब आपने कहा कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, भाई मुख्यमंत्री के आवास में एक महिला की पिटाई होती है तो कोई जरूरी नहीं कि आदमी उसके रिकॉर्ड्स क्रिमिनल हो। दिमागी तौर पर अगर उसने इस चीजों को अपना लिया है तो कम से कम उसको दूर करने की जरूरत है। आज हमारे पास वक्त बस इतना ही है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग इस पर कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। धनंजय गिरी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी कुछ बोलना चाहते थे। परविंदर सेठी जी, आपका भी शुक्रिया, और अनंत विजय जी, आपका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस होंगे तो बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ की खबर हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। महाकुंभ की तैयारियों पर विशेष रिपोर्ट देखिए हमारी।